चलिए, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि हम लोगों ने ये वादा किया था कि हम लोग एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं जिसमें अगर क्वेश्चन करके और अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए तो 70 से 75 क्वेश्चन सही करने वाला स्टूडेंट वो जंप करके 100+ हो जाएगा। कोशिश कुछ इसी तरीके से की गई है। तो इस जो टेस्ट सीरीज और उसके डिस्कशन वाले पोर्शन को प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें और साथ में टेस्ट सीरीज और डिस्कशन के साथ साथ कुछ और भी 1-2 घंटे का हम लोग प्रतिदिन जो है उसमें एक लाइव क्लास भी लिया करेंगे, जिससे कि आप लोगों को उससे बहुत से ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो सके और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे क्वेश्चन। तो साथियों, तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज हो चुकी है। 15 अगस्त को शुरुआत किया जा चुका है और उसका डिस्कशन आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं और आज हम लोग इसका डिस्कशन क्रमवार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के एसटी में जैसे क्वेश्चन सीरियल वाइज आए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग डिस्कस कराने जा रहे हैं। और वे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के अंग हो गए हैं, जिनको पीडीएफ हम लोग उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन कोई करना चाहता है तो पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है। पहले तो ऑनलाइन टेस्ट करता है, पीडीएफ भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और ऑफलाइन भी जो है, जो करना चाहते हैं वे सेंटर पे जाकर के ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एकदम सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए है ना इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि सुलेमित करें, ठीक है ना। इसमें दो जो है कॉलम दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है और ये बताना है कि ये जैसे डाउन्स है, कैडबरी है, पिस्टाच है, स्टेपीज, एक क्या है। ध्यान रखें, ये क्या है। इधर दरअसल में ये सभी घास के मैदान है। ये सभी घास के मैदान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः पाए जाते हैं। और उनका ध्यान रखेंगे कि ये दिया है कि किस देश में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं। तो ध्यान रखें, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये डाउन्स कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ध्यान रखें, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, तो एक मिनट हम इसका थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो डाउन्स है ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, ध्यान रखें, थोड़ा सा कुछ ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है और थोड़ा बहुत क्या है, न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। ध्यान रखें, न्यूजीलैंड में भी, ठीक है ना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैटनबरी, ये जो घास का मैदान है, यह न्यूजीलैंड में ही मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। पुस्टाच, पुस्टाच कहाँ पे पाया जाता है, हंगरी में पाया जाता है। और ध्यान रखें, ये स्टेपीज, स्टेपी जो है होना चाहिए इसको, स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, ये यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप और एशिया के भाग में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ध्यान रखें, यह जो है रूस में भी पाया जाता है, हंगरी में भी पाया जाता है, चीन से लेकर के, ठीक है ना, ये जो है पूरा रूस तक के बहुत बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। और ध्यान रखें, ये स्टेपीज ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यह क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है, घास का यह मैदान है, ध्यान रखें। तो एक इसके अलावा भी कई और भी घास के मैदान हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे मैरी कहाँ पे पाया जाता है। मैरी अगर की बात करें तो ब्रिटेन में मुख्य रूप से पाया जाता है। पंपास कहाँ जा पाया जाता है, पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा जो घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बन्नी घास का मैदान है, ये बन्नी जो घास का मैदान है, बन्नी घास का मैदान, घास का मैदान, ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं भारत की, एक कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखें, एक गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में एक बन्नी घास का मैदान पाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, घास का मैदान है। इसके अलावा और भी कई घास के मैदान है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जैसे विष्णु गोविंद घास का मैदान है,
ठीक है ना। इसे गोविंद ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बोन्याल या प्यार, ये घास के मैदान, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, तो जिससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से हो सके, ठीक है ना। बहरहाल चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका रहा अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना। क्वेश्चन का अच्छा आंसर ध्यान रखें, क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने इसको यहाँ पे सुमेलित करना था, तो ध्यान रखें तो क्या होगा, सब सुमेलित है तो पहले वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 सब सही से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। भारत के संदर्भ की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और इनमें कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन को आप टेकअप करें तो बहुत ही संतुलित और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है ना। पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखें, भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि भारत से 6 देश क्या है, बड़े हैं। ये कौन कौन से हैं, ध्यान रखें। तो ये तो क्वेश्चन, ये तो पहला तो पॉइंट गलत हो गया। तो कौन कौन से देश बड़े हैं, तो ध्यान रखें, पहले तो रूस है, रूस के बाद कौन है, कनाडा है, कनाडा के बाद किस तीसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका है, अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर कौन है, कौन है, चीन है, पांचवें स्थान पर कौन है, ब्राजील है, छठे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा, एक क्रम भी याद रखें, ठीक है ना। क्षेत्रफल की ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद 7वें स्थान पर कौन है, भारतीय। तो भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत हो गया। चलिए अगला देख लीजिएगा, संसार का लगभग 2.5% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये बातें सही है, 2, ठीक है ना, 4% जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है। फिर कह रहा है कर्क रेखा, ठीक है, ये बात ये तो सही है। कर्क रेखा है ना, देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशी, देख रहे हैं, जो अक्षांशी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ, या ठीक है, जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट पे ये जो है क्या है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये भी कथन क्या हो गया, ये आपका सही हो गया। फिर कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। चलिए ध्यान रखें, भारत पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, बल्कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, इन दोनों क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से दे दिया गया है, इसलिए पूरी तरह से दिया गया, तो पूरी तरीके से जब यहाँ पे बात कर दिया तो कथन हो गया गलत। तो अब इसमें 2 सही है, 2 और 3, इसमें देखिए कोई ऑप्शन है 2 और 3, ये रहा आपका सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते चलिएगा, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके सामने, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अभी एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पीछे देखा था, परंतु इसकी जो कुल आबादी के बारे में बात है, संपूर्ण मानव जाति का 16.5% जनसंख्या है, नहीं, धन संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए, ये वाला ऑप्शन। और एक चीज और भी, ये वाला भी कहीं ना कहीं पे इसको आप याद रख सकते हो। ये वाला क्या है, भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.5% के लगभग है। तो ये ध्यान रखिए, तो यूपी के संदर्भ में डाटा याद रख सकते हैं, ये भारत के संदर्भ में, ये वाला क्या है, पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग इतना प्रतिशत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने रहा, ठीक है ना। हम लोग इसको भी देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। अभी हम लोगों ने बात किया था, देखिए अच्छे से करते चलिएगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, ठीक है ना। कुछ तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने डेवलप किया जिससे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से याद भी कर सके और आप उसके क्वेश्चन का आंसर अधिक से अधिक दे सकें, ठीक है ना।
और ध्यान रखें, और जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हम फिर दोहरा रहे हैं। जो बच्चा 70 से 75 क्वेश्चन अगर करता है, पूरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करता है, वो जंप करके 100 प्लस हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई और भी ज्यादा करता है तो और ज्यादा कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है ना। अब जिनका भाग्य होगा वो लोग इस हमारे साथ जुड़ लेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग और भी लोगों को शेयर भी करते रहिएगा, और ध्यान रखें अधिक से अधिक लोगों को भी साथ में जोड़ते रहें। अच्छा, एक और भी बातें आप लोगों को यहाँ पे बता दें, हम लोगों ने एक शाम को बैच शुरू किया है, ठीक है ना, जो प्रीलिम्स फोकस बैच 2026 को लेकर के है, ठीक है ना। मात्र 9,999 रुपए में पूरा का पूरा हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को बड़ा ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो नया नया बैच है, उसमें हम लोग केवल प्री फोकस बैच है, और प्रीलिम्स उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बातें तो सही है, ठीक है ना, ये बातें क्या है 100% सही है। फिर कह रहा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ध्यान रखें, अब तो पहला राष्ट्र हो गया, ठीक है ना, लेकिन दूसरा राष्ट्र है, तो इसे अभी हम लोग पुराना क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो दूसरा राष्ट्र हम मान चले, लेकिन अब जो है यूएनओ ने भी घोषित कर दिया कि पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा फिर देखते हैं, इसकी कुल भूमि सीमा का विस्तार लगभग, ठीक है ना, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर के लगभग है। ये बातें भी सही हैं, ठीक है ना, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, ये मिजोरम में नहीं होता, ये गलत हो गया, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, ध्यान रखें, कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका सही होगा। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। अच्छा, सबसे पहले सूर्योदय का अंत कहाँ पे होता है, तो ठीक, अगर अंत ध्यान रखें, सूर्योदय का जो सबसे पहले प्रारंभ तो यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में, अंत कहाँ पे होता है, तब ऐसे संदर्भ में आप ले देखेंगे, थोड़ा सा उसमें ज्योग्राफिकल थोड़ा सा टर्म थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे आपको देख लगाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे सूर्यास्त सबसे पहले होता है, ठीक है ना। अगर एक है सूर्यास्त सबसे बाद में कहां पर होता है ना, भारत में सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पे होता है, तो सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पे होता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ये है गुजरात, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, और यहाँ पे मोती गुहार, मोती गुहार नामक एक स्थान है, जहां पे सूर्यास्त क्या होता है, सबसे बाद में होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये सब पॉइंट आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, भारत विस्तृत है, ध्यान रखिएगा, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बी और सी ऑप्शन उसको देख लीजिए, उसके अनुसार ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर को देखेंगे। तो भारत, ध्यान रखिएगा, भारत का विस्तार ये जो है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका सही है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से कहां पे है, 37 डिग्री 6 मिनट कहां पे है, उत्तर में है। तो ध्यान रखिएगा, ये अक्षांशीय विस्तार है, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ठीक है ना, जो विस्तार दिया है एकदम गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर आपका होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन एक साथ इसमें रख लिए गए हैं, इसलिए कि बहुत ज्यादा पीपीटी बनाना होता है, तो हम लोग इसमें ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चनों को एक साथ भी कर लें जो छोटे हैं। चलिए, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, तो मानव निर्धनता सूचकांक है ना शुरू किया गया, किस वर्ष में शुरू किया गया, मानव निर्धनता सूचकांक है ना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसे हम लोग कहते थे HPI, क्या कहते थे, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम HDI की बात करें, HDI जो है मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था,
ठीक है ना। तो कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ध्यान रखिए कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ये संस्था जारी करती है, एसपीआई को भी जारी करती है, ध्यान रखें। तो यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। और ये भी अब एसपीआई जो है 2001 क्या है 1997 में जारी किया गया था, लेकिन ध्यान रखें फिर इसे 2010 में है ना एचपीआई के स्थान पर एमपीआई जारी किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ये जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ये एचपीआई को पूछा गया है, एमपीआई भी पूछा जा सकता है, तो ये 2010 से जारी किया जाता है। और ध्यान रखिए इस रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है यूएनडी, ठीक है ना, जो एचडीआर की जो रिपोर्ट है ना, एमपीआई की रिपोर्ट, ये कहती है कि भारत में 2011 में जो गरीबी का प्रतिशत था वह 6.4% था, ठीक है ना। लेकिन 2023 में ये बहुत कम हो गया, 2.3% हो गया, मतलब भारत में गरीबी अब है ही नहीं है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अनुसार भारत में गरीबी का ये स्तर है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी पे ही देख लेते हैं कि तो 1997 सही होगा, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? जो बच्चे, ठीक है ना, हमसे इकोनॉमी पढ़े होंगे या और भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार इस चीज को बोलता भी रहता हूँ। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। भारत के लिए दादा भाई नौरोजी की क्या योगदान है? जैसे राजा राम मोहन राय को पूछ लेता है, तो ऐसे इनको भी पूछा जा सकता है आने वाले समय में, ध्यान रखिए। बहरहाल दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, 1867 और 1867 के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन को प्रस्तुत किया था। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो जो है 1901 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा गया है, 1901 में, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिए, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप रहा, तो इसमें सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें भी ध्यान रखें, दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का जो है आधार वर्ष क्या है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिए, वर्तमान में आधार वर्ष कितना है? 2011-12। लेकिन ध्यान रखिए अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत अब राष्ट्रीय आय के आकलन का जो आधार वर्ष है ये बदल करके 2022 और 23 किया जाएगा। 2022 और 23 ये आधार वर्ष बदलने की बातें हो रही हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये बात आती है, एक जो 2022-23 आधार वर्ष किया जाएगा, किस समिति की सिफारिश पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, किस समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। विश्वनाथ गोलदार समिति कौन थी जिसने सिफारिश की थी? तो विश्वनाथ गोलदार समिति, विश्वनाथ गोलदार समिति की सिफारिश पर इसका आधार वर्ष बदल करके 2022-23 किया जा रहा है। ध्यान रखें, ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना, आधार वर्ष, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीडीपी। किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखें, वो है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र से यह प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सही विकल्प का चयन करें।
राष्ट्रीय आय के मापने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? राष्ट्रीय आय का मापने का जो है आय विधि है, उत्पाद विधि और व्यय विधि। ये तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। इन तीनों विधियों में सबसे अच्छी विधि हमने आपको बताया होगा कि व्यय विधि को राष्ट्रीय आय के आकलन का सबसे अच्छा मापक माना जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन को किस विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है और इस आधार पर हम देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? तीनों विधियों का। ऊपर के सभी जितने भी हैं इन सभी का अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय के आकलन में किया जाता है। जैसे उत्पाद विधि का प्रयोग हमने बताया था कृषि, निर्माण, विनिर्माण के क्षेत्र में। आय विधि का प्रयोग सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं। व्यय विधि का प्रयोग रियल एस्टेट, भौतिक संपदा के निर्माण में। ठीक है ना? तो उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पहले एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, अब भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हम लोग ये दावा कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र की जो है श्रेणी में खड़ा हो। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि जब आप लोगों के हाथों में यह देश होगा तो आप ही लोगों के हाथों में यह देश विकसित होने की कगार पर होगा। इसका मतलब देश को विकसित करने में आप लोगों की जो योगदान होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन तभी होगा जब आप सिस्टम में शामिल होंगे और सिस्टम में शामिल होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि इसमें क्या किसके कैरेक्टर है। तो ध्यान रखिए, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता? नहीं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक मुख्य लक्षण नहीं है। ठीक है ना? क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके मुख्य लक्षण है? नहीं, ये भी नहीं है। कौन सा मुख्य लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। तो इसको आप लोग सही लगाएंगे। ठीक है ना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन को आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्र करने का काम कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़ों को एकत्र करने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, ये भी गलत है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब संगठन के बजाय इसे हम क्या कहते हैं? ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ये दोनों मिलकर के ये क्या करते हैं? इसका आकलन करते हैं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या है 13। हम लोग 12 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा, घरेलू बचत। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बचत का जो क्षेत्र है वह घरेलू बचत ही है। ठीक है ना? वो घरेलू बचत में सबसे अधिक जो हिस्सा है वो ध्यान रखें जमा धनराशियों का है। किसका है? जमा धनराशियों का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है ना? आंसर ए। ठीक है ना? आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 14वां क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्र इकोनॉमी का मुख्य लक्षण क्या है? मिश्र इकोनॉमी की हम बात करें, जहां जहां पे कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व के वोट दिया जाता है। जी नहीं, जहां पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये आपको मिल गया, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो नहीं, जहां आर्थिक नियोजन और विकास का केंद्र राज्यों को में समान भागीदारी हो नहीं। ध्यान रखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर होंगे उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन को क्यों आप लोग आगे उसको कर रहे हैं जब हम, ठीक है ना, उसको पीछे लाइए, ठीक है ना। जो, हाँ, अब ध्यान रखें, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में कब अपनाई गई, ध्यान रखें, ये 1956 के द्वितीय औद्योगिक नीति में, 1956 के द्वितीय औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। इसका मतलब इसके पहले कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था रही होगी वो क्या थी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो सर कौन सी अर्थव्यवस्था रही होगी, कोई घोषित अर्थव्यवस्था नहीं थी। फिर भी हमारा जो विचार, हमारे जो कार्य प्रणाली जो प्रभावित थे वो रूस से प्रभावित ज्यादा थे। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम लोग विकास कर रहे थे और रूस से ही पंचवर्षीय योजनाओं को अगर कहा जाए तो लिया गया और रूस के ही आइडियोलॉजी पे हम लोग चल रहे थे। तो सीधी सी बातें हैं कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये घोषित नहीं थी। लेकिन 1900 जब 56 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को घोषित किया गया, फिर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को साथ साथ लेकर के चलने की कोशिश किया गया। भाई सीधी सी बात, समाजवाद और पूंजीवाद मतलब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का मतलब, ठीक है ना, पूंजीवादी क्षेत्र, इसको लेकर के चलने की कोशिश किया गया। लेकिन 1991 में, ध्यान रखिएगा, 1991 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1991 में, ठीक है, नई आर्थिक नीति आई है। जब नई आर्थिक नीति आ गई है तो ध्यान रखें, इस समय नई आर्थिक नीति के तहत अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखें, वो क्या कही जा सकती है, ठीक है ना। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग, ठीक है ना, बाजार आधारित, बाजार आधारित नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार आधारित मिश्रित नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या है, ये आपका ये 14वां क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, अल्प विकसित अभी हमने आपको बताया था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा कुछ लोगों को, ठीक है ना। चलिए, है ना, थोड़ा कोई नहीं छोड़ दीजिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं, आप लोग इसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, क्या होती है, ठीक है ना। अल्प विकसित विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित का मतलब ऐसे देश जो गरीब थे, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसे देश जो अमीर है, विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब जो गरीबी से निकल करके अमीरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे सामान्य सी भाषा में समझिए। तो जो गरीब देश है तो उनके अंदर क्या होगा, जहाँ पे गरीबी होगी, जहाँ पे पिछड़ापन होगा, तो वहाँ पे क्या कैरेक्टर पाए जाएंगे, सीधी सी प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, तभी तो गरीब है, तो ये तो कैरेक्टर पाए ही जाएंगे। अच्छा, पूंजी निर्माण निम्न की दर क्या होगी, निम्न होगी। पूंजी निर्माण, इनका भाई पूंजी निर्माण कब होगा, जब बचत ज्यादा होगी, बचत से ही पूंजी बनती है। तो जब ये गरीब है तो गरीबों के अंदर बचत की प्रवृत्ति ज्यादा होती है नहीं, तो इसलिए पूंजी निर्माण की दर भी क्या होगी, निम्न होगी। निम्न आश्रिता अनुपात, क्या इनमें जो आश्रित जो जनसंख्या है जैसे बच्चे और वृद्ध, क्या एक कम होते हैं, नहीं, ये वहाँ की करेक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों करेक्टर हैं। तृतीय क्षेत्र का अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तृतीय क्षेत्र में जब अधिक से अधिक लोग लग जाएंगे ना, जैसे भारत में बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो अल्प विकसित तो रहेगा नहीं, तो विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखें, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो इसके साथ पुट्स देखेंगे तो पहला और दूसरा, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपके एग्जाम में खूब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, और मैं बताऊं आपको, आपको जानना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, वे 8 राज्य कौन कौन से हैं,
ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा राज्य होगा? गुजरात, राजस्थान, फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखें कि कौन सा राज्य नहीं है। एक तो आपका गुजरात है ही है, छत्तीसगढ़ है ही है, झारखंड है ही है। कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे है, पहला, दूसरा और चौथा। ए सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब एक चीजें और भी ध्यान रखिएगा, अब ये तो बहुत बार पूछा गया, कभी ये पूछ ले कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा एक। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ध्यान रखें, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। हम लोग भारत के राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? पड़ोसी देशों की संख्या, पड़ोसी देश कितने हैं? 9। 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, और इन 9 पड़ोसी देशों में 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी हम भारत के साथ भूमि से सीमा का क्या करते हैं? साझा करते हैं। मतलब जो भूमि की हमारी सीमा है वो क्या है? 7 देशों के साथ मिलती है। 2 देश ऐसे हैं जिनकी हमारी जो सीमा है वह स्थल के साथ नहीं बल्कि जल के साथ मिलती है। वो 2 देश कौन से? एक तो है मालदीव है, और दूसरा क्या है? श्रीलंका है। बाकी 7 जो देश हैं वे भारत से कहीं ना कहीं से जो क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। और ध्यान रखें, ये जो है भारत की जो सीमा बनाते हैं, तो जैसे सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य, बांग्लादेश के साथ कितने? भारत के 5 राज्य हैं जो इसकी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? कोई बताएगा इसमें से? ध्यान रखें, कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और कौन है? चलिए बोलिएगा। पश्चिम बंगाल, फिर क्या है? मेघालय, असम, और क्या है? त्रिपुरा, और क्या है? मिजोरम। ये 5 राज्य हो गए। अब इन 5 राज्यों में 4 राज्य इसमें से जोड़ लीजिए। कौन सा है? देखिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। तो ध्यान रखिए, आपको कुछ चीजें ऐसे ही समझनी है और इसे समझ करके आगे बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत का वह स्थान है ना, क्या है? भारत का वह स्थान, कौन सा स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ध्यान रखें, भारत में वह स्थान है जहां पे 3 सागर, ठीक है ना, संगम बनाते हैं, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम, हम लोग एक और संगम कहते हैं। संगम की जब हम केवल बात करते हैं तो नदियों का, 3 नदियों का संगम है ना, कौन सा? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियों का जो संगम है वो इलाहाबाद में है। लेकिन ये त्रिवेणी, ये 3 जो है सागरों का जो संगम है वो कहाँ पे है, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, तो त्रिवेणी संगम ध्यान रखिएगा, एक कन्याकुमारी पर स्थित है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है, ठीक है ना, जहां पर आपका, ठीक है ना, हिंद महासागर
अरब सागर और क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, ये तीनों आकर के यहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या होगा, कन्याकुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है। चलिए पाकिस्तान की सीमा पे पूछ लिया, ठीक है ना। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना, ऊपर हो गया, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मैं पढ़ दिया हूँ। बहरहाल आप लोग जो आपके पास पीडीएफ जो है, आपके पास जो आपने सॉल्व पेपर किया है, वो आपके सामने ही होगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, समूहों में से कौन सा पाकिस्तान की सीमा बनाता है। पाकिस्तान की सीमा पर कितने राज्य लगते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्यों की संख्या है वो क्या है, 4 राज्य है। कौन से राज्य हैं, 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा, उसका थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राजस्थान मिल जाएगा, राजस्थान से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका पंजाब मिल जाएगा, और पंजाब के थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखेंगे आप, गुजरात। तो ध्यान रखें, तो कौन सा है, ये देखिए, पंजाब है, जम्मू एवं कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक है ना, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, ठीक है ना। पश्चिमी बिंदु भारत का, ध्यान रखें, ये पूछ रहा है पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है। ये पश्चिम है, ये आपका पूरब है, ये आपका उत्तर है, और ये क्या है, ये आपका दक्षिण। तो पश्चिमी बिंदु कर रहा है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखें, सबसे पहले पश्चिमी तो जो बिंदु होगा वो गुजरात में ही होगा, तो इसका मतलब राजस्थान वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। 68 डिग्री 7 एक पश्चिम में है, या 68 डिग्री 7 इंच ए पूरब में है। तो आपको मालूम है कि भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध, इसको ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बातें हैं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, पश्चिम में दिया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, 68 डिग्री 7 इंच, ठीक है ना, पूर्वी गुजरात, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन करता है। सबसे पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम में कौन है, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है। ये 2 जहां पे ऑप्शन होंगे वही सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपका, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। देखिए आपका चौथा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश दिया है और साथ में गुजरात दिया है, तो पूर्वी और पश्चिमी इस सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर, ध्यान रखिएगा, सबसे निकटतम दूरी पर है वह है अगरतला, ठीक है ना। कौन सा है, अगरतला। तो ध्यान रखें, ये सही आंसर होगा अगरतला, या कर्क रेखा पर सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं। अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है। इसका मतलब वे अधिकार जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता, बहुत ही देश और विदेशियों दोनों के लिए ये अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा अगर देखें तो अनुच्छेद 19 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 19 ये हमको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, वाक की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, सम्मेलन की स्वतंत्रता,
ठीक है ना। सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको ये देता है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और फिर ध्यान रखें अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार हमको प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 का के तहत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है ना। कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं में जैसे शयन का जो है अधिकार, ये मौलिक अधिकार के समान माना गया है, ठीक है ना। जीवन साथी को चुनने का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो कई, ठीक है ना। और ध्यान रखें स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार मौलिक अधिकार है कि समान दर्जा दिया गया है। जितने भी मौलिक अधिकार के समान दर्जा प्राप्त हैं उन सभी को अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया। तो बहुत तीनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए इन तीनों ही अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका बी वाला ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने एक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां, ध्यान रखें समितियां अगर देखा जाए तो कितने प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी समिति होती है और दूसरा क्या होती है, तदर्थ समिति होती है। कौन सी, तदर्थ समिति। तो अस्थायी समितियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अस्थायी समितियों की बात करें तो ध्यान रखें कई प्रकार की समितियां, जैसे आपका उद्योग संबंधी समिति, ये भी राज्यसभा से संबंधित है। वाणिज्य संबंधी समिति, ये भी राज्य क्या है, राज्यसभा से संबंधित है। ध्यान रखें रक्षा संबंधी समिति राज्यसभा से संबंधित नहीं है। कृषि संबंधी समिति, कहीं सर इसमें तो ऑप्शन तो ही का है, ये भी राज्यसभा से संबंधित है। और एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है ना। जिन लोगों ने बनाया इसको ध्यान रखें। तो 1, 2 और 4 एक होना चाहिए, 1, 2 और 4 किसी में है नहीं, 1, 2 और यहीं पे कर सकते थे आप 4। चलिए जिन्होंने नहीं किया है उसको कर लेंगे, इसमें संशोधन करके इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ए ध्यान रखें ये आपका 25वां क्वेश्चन है। इस 25वें क्वेश्चन को आप लोगों को सामने क्या है, मिलान के लिए दिया गया है, ठीक है ना। एक कैसे मिलान करेंगे इसमें दिया है, ठीक है ना, कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, 4 युद्ध दिए हैं। तो आंग्ल मैसूर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 युद्ध आप लोग बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। जो सही मिला है उसका आपको चयन करना है, बाकी जो गलत है उसको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो ध्यान रखें स्टार्टिंग के 3, ठीक है ना। ए रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था, ये युद्ध क्या है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, वेलेस्ली है, वेलेस्ली नहीं वेलेस्ली है, एक है लॉर्ड बेलेरेस्ट के समय में हुआ था, और ये चौथा, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था। तो ये वाला आपका ऑप्शन में नहीं होगा। 1, 2, 3 जो वाला ऑप्शन आपका सही है, इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। इतिहास से पिछला भी कुछ संबंधित क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नगरीय सभ्यता थी और मातृ परिवार मातृ सत्ता थी। ध्यान रखें सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये सही है क्योंकि वहां पे जो नगर नियोजन का प्रमाण मिला है, सड़कें संपूर्ण पर काटती हैं, ठीक है ना। घरों के किनारे जो है नालियों का जो बनावट मिली है, तो उस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये जो है एक नगर रहा होगा। ध्यान रखें सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद की सभ्यता जो वैदिक कालीन सभ्यता उसे ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। ध्यान रखें इस बात को। तो नगरीय सभ्यता थी। अच्छा परिवार मातृसत्तात्मक था। ध्यान रखें पूरा का पूरा जो इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता का लिखा गया है, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोतों पर लिखा गया है। जो भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर। तो दरअसल में सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना, ढेर सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। उन मृण मूर्तियों में जो महिला की मृण मूर्तियां हैं, महिलाओं की, वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मिली है।
जब ज्यादा मिली है तो इसका मतलब उनका महत्व ज्यादा रहा होगा, इसलिए कहा जाता है कि इसके आधार पर ये मातृसत्तात्मक जो है ये व्यवस्था कही जाती है। तो ये वाली तो कथन सही हो गया, दोनों बातें इसमें सही है। अगला क्या है, लोग कांसे और लोहे से परिचित थे। ठीक है ना, कांसे से तो परिचित थे लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर केवल सही आंसर क्या होगा, केवल एक। सही आंसर क्या होगा, केवल एक। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, आप सभी लोग पानी वानी पीते रहिए, चाय पीते रहिए घर पे, ठीक है ना, नींद दूध ना आए। ठीक है, बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिव नहीं है यहाँ पे, ऑफलाइन भी लोग बैठे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी डिस्कस हो रहा है, तो बहुत से कुछ लोग केवल सुन रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बहरहाल आप लोग सही सिचुएशन में आ जाइए। हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है कि जिससे कि ऊपर पढ़ने में हम तो पढ़ ले रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, हम लोग इसको देखेंगे, अगली बार सुधार कर लेंगे, ऐसे सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए क्या है इसको, चलिए थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, देखें छोटा कर लेते हैं तो ये, चलिए अब लोग शायद आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आप लोग तो पढ़ ले रहे होंगे, चलिए वेरी गुड। ठीक है ना, क्या है, कह रहा है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और ये मिलाने के लिए खूब पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से क्या है, मिलाना है। ठीक है ना, चलिए हम मिलान करते हैं। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम विस्तता, विस्तता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तता है, सही सुनेंगे। ठीक है ना, फिर क्या है, सूत्रादि, शतुद्री। शतुद्री किससे संबंधित है, शतुद्री किससे होना चाहिए, सतलज से। फिर क्या है, यहाँ पे परुष्णी किससे संबंधित है, रावी से। ठीक है ना, और फिर क्या है, सुषमा क्या है, सोहन नदी से। तब इसको देखिए कोड के आधार पर कौन सा आंसर सही होता है ना। ए का क्या होगा, पहला, ए का पहला, ए का पहला देखिए दोनों में है, इसका मतलब अब ये दो ए तो गलत हो गए। ऐसे ही आपको एलिगेशन सिस्टम प्रयोग करना है। ठीक है ना, हमारे कैसे क्वेश्चन सही होते हैं, बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में असावधानी रखिए। अब देखिए दूसरा क्या है, ठीक है ना, सुताद्री सतलज को कहते हैं, मतलब बी का क्या है, 3। बी का 3 कहाँ पे है, ये वाला सही है। इसका मतलब है दोनों हमारे मिल गए ना, 2 ही मिल गए तो बस इसी से हमने लगा दिया टिक, हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। और ऐसे ही ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं कि चारों क्वेश्चन का आंसर मालूम है तभी, 1-2 को भी आप मिला लीजिए। अच्छा ये दोनों नहीं मिल रहे थे, अच्छा परुषणी मिल गई, राबी डी का 4, डी का 4 सब में है, ये तो बड़ा कठिन हो गया। अब अच्छा क्या देखें, सुषमा सोहन नदी। ठीक है ना, ये 2 अगर आपको यही मालूम है तो उसके आधार पर देख लीजिएगा, क्या है, सी का 2, सी का 2 किस में है, इसमें है। ठीक है ना, और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब यही मिल गया, तो बस आप इसके आधार पर कर लो। क्वेश्चन करने का ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर कर ले जाते हैं तो इसको भी इसी को एलिगेशन में, और कुछ कोई है नहीं, बस आप कैसे क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करें और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए भैया इनको भी देख लेते हैं, क्या दिया गया है। एक तो दिया है बंदरगाह दिया है, और एक किस नदी के किनारे स्थित है। आपको मालूम है लोथल बंदरगाह खूब लोग चिल्लाते हैं, लोथल लोथल किस नदी पर, भोगवा नदी पे। एक वनडे एग्जामों में पेट क्वेश्चन खूब क्वेश्चन पूछता है ना। अच्छा क्या इसी से हमारा मिल सकता है क्या, ठीक है ना, अक्सर लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो सी वाला देखिए, सी का 4, सी का 4 कहीं पे दिखाई दे रहा है, हाँ 2 ऑप्शन हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, बी और सी में से कोई एक होगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए, अब क्या है दूसरा, क्या देख लें। ठीक है ना, आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। और कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। हिंडन नदी, अगर इतना भी यूपी स्पेशल में भी अगर आपने याद रखला तो हिंडन नदी याद रहेगा। डी का 3, डी का 3 किसी में मिल रहा भाई, चलो ठीक है ना, डी का 3, डी का 3 इसमें मिल गया। और अब इसी के आधार पर हमने बी वाला ऑप्शन लगा, 2 मिला नहीं मिला कोई बात नहीं,
हमने उसी से लगा दिया, लेकिन दोनों आखिर में सही होंगे, बात ध्यान रखिएगा। और ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ए। मैं आपको क्वेश्चन टेकअप करने का तरीका भी आपको ऐसे ही बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ जरूरत होगी आप लोग कहेंगे तो और वहाँ पे करेक्टली हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है और इसको डिस्कस कराना भी है जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है ना एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया है, इसे ग्रंथ दिया है और दूसरा इधर क्या दिया है, रचनाकार दिया है, ठीक है ना। और ध्यान रखें कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा सेंस लगाइए। बृहद संहिता, ये यहाँ पे आपकी मात्रा होनी चाहिए। बृहद संहिता एक कौन है, बरामीर इसको रचना की थी, तो सही सुमेलित है। चलिए ठीक है ना। हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट हैं, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक विशाख दत्त नहीं है। एक कौन है, पाणिनि है, पाणिनि, ठीक है ना। तो यहीं से आपको ये मिल गया कि ये सही सुमेलित नहीं है, यही वाला सही सुमेलित। काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है ना, तो ये वाला सही नहीं है, तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और गुरु के लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया, किसने गुरु को की लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। चलिए भाई एक कौन इसका आंसर देने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक ने, इन्होंने तो शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया, लोकप्रिय इन्होंने नहीं बनाया, किसने बनाया था, गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव ने इसे क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव। अच्छा, गुरु आरम क्या है, गुरु अमरदास, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पंगत प्रथा, पंगत प्रथा का प्रचलन, मतलब कि जो लंगर व्यवस्था थी सब लोग पांच में बैठ करके खाने की, ठीक है ना, वहां पे रसोई बनाया जाएगा, तो ये सब एक इसकी शुरुआत किसने किया था, ठीक है ना, जो है गुरु अमरदास ने किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहब की भी रचना की थी। लेट अवे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने, अपना आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है ना। फिर इसमें दिया है कि जो है सुमेलित करना है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को चुनिए, ठीक है ना। सूची एक है और सूची क्या है, दो है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, भीतरी का किससे संबंधित है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, और आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, देवपाड़ा जो अभिलेख है वो विजय सेन से है, देवपाड़ा किससे है, विजय सेन से है। दूसरा क्या है, दूसरा भीतरी किससे है, स्कंद गुप्त से, भीतरी किससे है, स्कंद गुप्त से। मंदसौर किससे है, यशो बर्मन से है, ठीक है ना। एरण अभिलेख कौन सा है, भानु गुप्त से, भानु गुप्त। ध्यान रखिएगा ये एरण स्तंभ लेख इसी में ही, ध्यान रखें, सती प्रथा का पहली बार प्रयोग मिलता है, सती प्रथा का प्रथम बार प्रयोग, प्रथम बार प्रयोग मिलता है ये एरण अभिलेख से, ध्यान रखिए। अब इसी को आपको मिला लीजिए, देखिए क्या है, ए का दूसरा, ए का देखिए ए है, ए का दूसरा, इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो रह गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। बी का देखिए, बीस का तीसरा, बी का तीसरा इन दोनों में है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, जिसका मतलब इसी से अभी नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि सी का देखिए, सी का कौन सा है, सी का ए, सी का ए वाला ए सही है, इसका मतलब बी का चौथा, इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीन हमको तीनों को जानने की जरूरत पड़ी, इस तरीके से सेट किया गया था क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और ये आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, आई होप की, है ना। कह रहा है, मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से एक को पचाने के लिए एंजाइम नहीं पाया जाता,
वो कौन सी चीज है जिसके पचाने के लिए एंजाइम मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है? प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है और वसा है, ठीक है ना, वसा। ध्यान रखिए इसमें सही आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज ये ध्यान रखिए कहाँ पे पाया जाता है, ये पादप हार्मोन्स है, ये पौधों में पाया जाता है। और कभी कभी ध्यान रखें इसे पचाने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं होती, तो अगर ये खा लेता है, ठीक है ना, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो एज इट इज वह क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, मतलब मल के रास्ते से, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सेलुलोज। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है ना। थायरॉक्सिन के कमी के कारण ध्यान रखिएगा कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। कौन सा रोग होगा भाई, जड़ मानवता। ये जड़ मानवता रोग है क्या, ध्यान रखें इसको भी आपको समझने की जरूरत है। जड़ मानवता रोग किससे संबंधित है, दरअसल में एक क्रेटिनिज में बीमारी होती है। क्रेटिनिज में क्या है, क्रेटिनिज एक बीमारी है, किसकी कमी, थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो मानसिक विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। बच्चे जो है जो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, इसलिए इसे जड़ मानवता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला आंसर सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। अन्य सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है ना। सही उत्तर का चयन करना है आपको। एक टेक्साल क्या है, टेक्साल एक कैंसर रोधी क्या है, एक दवा। ध्यान रखें सभी जो नॉर्मल से क्वेश्चन आपको मालूम होते हैं फिर भी आप गलत कर देते हैं। खुर क्या है, खुर में प्रोटीन पाया जाता है, आपको मालूम होगा। खुर, नाखून, बाल और सिंग, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो खुर में प्रोटीन, ये भी सही हो गया आपका। चमड़ा क्या है, चमड़ा क्या है, एक चमड़ा एक प्राकृतिक बहुलक है। केलवार्क बचा क्या, एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है ना। इसी को मिला लीजिए, ठीक है ना। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का देखिए 3 किस में है, ए और बी में है, ठीक है ना। इसका मतलब सी और डी नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर आप देखिए खुद से ही लगा सकते थे, डी का 2, डी का 2 देखिए किसी में है, किसी में, डी का 2, अच्छा इसमें भी है, देखिए इसमें भी है सी, ध्यान रखिए 3 इसमें भी है, जिसका मतलब ये देखिए ए 3 है और यहाँ पे 2 है। इसी 2 के ही आधार पर आप इसको लगा सकते थे, बाकी आप लगा लीजिए। केलवार क्या होगा, ठीक है ना, एक संश्लेषित रेशा हो जाएगा, चमड़ा क्या होगा, एक प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। आप मिला लेंगे, ये मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक क्या है, सूची एक को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है, ठीक है ना। और हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसमें, अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन और पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत ही सभी जो चीजें क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ए चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, चिपको आंदोलन ध्यान रखें कहाँ पे, संबंध किससे है, चंडी प्रसाद से, कहाँ पे, यूके में, उत्तराखंड में चलाया गया था। कब, 1973 में, 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। चंडी प्रसाद भट्ट जो है इससे संबंधित थी। अब क्या है, अपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, ठीक है ना। अपिको आंदोलन ध्यान रखें, अपिको आंदोलन ये संबंधित कौन है, पांडुरंग हेगड़े, ये कहाँ पे चलाया गया था, अपिको आंदोलन, एक कर्नाटक में, ठीक है ना। इसके क्या है, कर्नाटक चलाया गया, ध्यान रखिएगा, इसी से प्रेरित था। ये 1983 में, ये 1983 में, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ग्रीन बेल्ट आंदोलन, ये बंगारी मथाई है, बंगारी मथाई, ध्यान रखिएगा, ये नैरोबी केन्या में, ध्यान रखें केन्या में ये आंदोलन चला था, नैरोबी जहाँ पे इसका मुख्यालय था, ठीक है ना। ए मतलब सी का 2 वाला होगा। और पृथ्वी सम्मेलन, ए
ए वाला है। कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, कौन बताएगा? 1972 में। कब? 1992 में। ठीक है, 72 में 92। चलिए इसको मिला लीजिए और आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा अपिको आंदोलन पहले का 4, पहले का 4 इसमें है और इसमें है, यही दो हो सकता है, मतलब बी और सी खत्म हो गया। चिपको आंदोलन आपको मालूम है चंडी प्रसाद, ठीक है ना, तो बी का क्या हो जाएगा? 3। बी का क्या होगा? 3। तो बी का 3 किस में है? ध्यान रखें, इसमें है। बस इसी दो से ही आपने आंसर लगा दिया, जी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए आप लोग कैसे आंसर को टेकअप करेंगे इसको ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आई होप कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है ना, कह रहा है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसों में प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है ना, ये देखा जाता है कि एक कोई औद्योगिक क्षेत्र है या कोई एक यूनिट है, संस्था है या कोई व्यक्ति विशेष है, वह क्या है, विकास के कार्यों में कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया बी वाला ऑप्शन। और अगला देख लीजिएगा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी झील कातिल भी कहा जाता है? झील कातिल किसे कहा जाता है? अम्ल को, अम्लीय वर्षा को। किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब जल में मिले होते हैं तो अम्ल कहलाता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा क्या सभी जो वर्षा है अम्लीय वर्षा कही जाती है? ध्यान रखें, ध्यान रखें जितना भी जो जल होता है जब धरती पे आता है तो सामान्यतः वो अम्लीय होता ही है, थोड़ा बहुत अम्ल की मात्रा होती ही है। लेकिन जब उसमें जो अम्ल की मात्रा 0.5 जो है 6.5 से नीचे आ जाए तो हम लोग उसे क्या संबोधित करते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और उस तक है थोड़ा तक चल जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये अम्लीय वर्षा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित पर बदलता है क्या कहलाता है? निश्चित पर जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? शेयर कहा जाता है। शेयर आप लोग जब पर्यावरण की क्लास करेंगे तो यहाँ पे जो क्लासेज हैं उसमें आप लोगों को हर चीजें बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो शेयर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है ना सुमेलित है? साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन। इस पुस्तक के लेखक रेचल कार्सन है, ध्यान रखें। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? रेचल कार्सन है, कार्सन, रेचल कार्सन, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कभी, है ना। फिर कह रहा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, ठीक है ना, 1989 में जारी की गई। ध्यान रखिएगा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिए अगर यही आपको अगर मालूम है ब्रूटलैंड, तो बहुत से लोगों को कॉमन रूप से मालूम होता है। ध्यान रखिए ये 1989 नहीं बल्कि क्या था 1987 में प्रस्तुत की गई थी। इसका मतलब है जो सन दिया है एक गलत दिया है, इसका मतलब एक क्या हो गया, एक गलत हो गया। पहला जो ऑप्शन था वो सही था। इसके आधार पर हमारा जो सही आंसर होगा वह केवल एक सही आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, दरअसल में यहाँ पे भी थोड़ी सी लोगों ने गलतियां कर दी हैं। क्या था यहाँ पे? ध्यान रखें, अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का गठन, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से कमजोर वर्गों के लिए अन्न मुक्त विधिक सहायता, हम बार बार पढ़ाते हैं अनुच्छेद 39 अन्न निःशुल्क एवं विधिक सहायता किसके? कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है ना, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, ध्यान रखें
अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है, लेकिन अनुच्छेद 48 ए की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे है पर्यावरण संरक्षण। वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है, तो 48 ए में है। इस आधार पर ये तो गलत हो गया, वो 48 में है, ये 48 ए लिखा हुआ। दूसरी चीज है अनुच्छेद 50 सार्वजनिक सेवाओं में, क्या सार्वजनिक सेवाओं में, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। ठीक है, दरअसल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे था, ठीक है ना, सार्वजनिक सेवाओं में, चलिए इसमें कुछ ऐसे कर लेते, सार्वजनिक सेवाओं में, ठीक है ना, कार्यपालिका एवं विधायिका, विधायिका नहीं, न्यायपालिका लिखिएगा, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथकीकरण, ठीक है ना। अगर हम इसे सही मान लेंगे तो केवल ये आपका ए वाला आंसर सही होगा, और नहीं तो इसमें दोनों आंसर क्या होंगे आपके, ये दोनों गलत होंगे, ए भी गलत होगा और ए भी गलत होगा, ठीक है ना। अब आपको जानने से मतलब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरे, है ना, को कारण आर कहा गया है। अभी कथन क्या है, ए संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्वों हेतु संवैधानिक उपचारों में कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, नीति निषेधक तत्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो संवैधानिक उपचार केवल मौलिक अधिकार में है, नीति निषेधक तत्व में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये तो कथन गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा व्यवस्था नहीं है, ये तो बातें कह रहा है, सही कह रहा है, ये बातें क्या होगी, ठीक है ना, ये बातें आपकी सही होगी। दूसरा क्या है, राज्य के नीति निषेधक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये हो गया आपका कारण गलत हो गया। अब केवल केवल ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, ये वाला आपका आंसर सही होगा, सी वाला। कौन सा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, राज्यों को उनके, ठीक है ना, उद्भव के स्थान पर क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा कब बना भाई, हाँ कब बना, 1966 में पंजाब और हरियाणा बने, ठीक है ना। पंजाब से हट करके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मिजोरम कब बना, मिजोरम 1987 में, नागालैंड 1963 में, 1987, 1963, गोवा 1987 में पूर्ण रूप से, और देखेंगे 1961 में आंशिक रूप से इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब हम लोग ऑप्शन के आधार पर इसको देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कौन बना, नागालैंड, पहले स्थान पर नागालैंड, तीन में नागालैंड है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे स्थान पर क्या कह रहा है, दूसरा स्थान देख लीजिएगा किसका है, 1966 में हरियाणा बना था, ठीक है ना। 66 में हरियाणा मतलब पहला, तीन के बाद पहला कौन सा है, तीन है और पहला है। दूसरे की बात अगर हम करें तो 1987 में दूसरा है, ठीक है ना, और मिजोरम के बाद ही गोवा को बनाया गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सही आंसर क्या होगा, बी वाला। चलिए हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है भागों में विभाजित करता है, ठीक है ना, क्या विभाजित करता है, ठीक है ना, भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। एक कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, भारत को दो भागों में विभाजित करता है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, भारत को दो बराबर, ठीक है ना, बाकी भागों में विभाजित करता है। कौन करता है ना, 23 डिग्री 30 इंच उत्तर या दक्षिण, उत्तर, तो ए वाला इसमें आंसर होगा, लेकिन ये शब्द जोड़ करके इस पूरे क्वेश्चन को, अच्छा 23 डिग्री 30 यहाँ पे उत्तर होगा, ये 33 है, ये नहीं होगा, है ना, ये 30 वाला होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए इस तरीके से ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है ना। स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है ना, 2:30, कितना, 2:30। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसका सही आंसर होगा जब आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो इसमें सब पूरी चीज़ों को हम लोग सिखाते हैं कि कैसे उसका समय निकाला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा हमने बताया था, कर्क रेखा से फिर क्वेश्चन आ गया। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, 8 राज्यों में, ठीक है ना। यहाँ पे मणिपुर राज्य नहीं है, हमने पहले लिखवाया था अभी, ठीक है ना, अभी पहले हमने डिस्कस कराया था, डिस्कस करके, तो मणिपुर नहीं है, बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन, ठीक है ना, दिए गए कूट में कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। जी हाँ, हिमालय से जितनी भी नदियां होती हैं इसमें वर्ष भर पानी आता है, तो इसलिए सतत वाहिनी होती हैं। ये बातें सही हैं, ये कथन तो सही है, ठीक है ना। हिमालय से जितनी, फिर कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। जी हाँ, हिमालय में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लगभग 86% वर्षा जो है भारत में किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसका मतलब ये भी सही है, और ये दोनों व्याख्या कर रहा है, तो के और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है, तो ए वाला आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ए क्या है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई, ठीक है ना, 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाई गई, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी, मुख्य रणनीति, नई जो आपकी औद्योगिक नीति थी उसकी मुख्य रणनीति क्या थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक उदारीकरण, निजीकरण, और क्या है, वैश्वीकरण, ठीक है ना, ये तीनों थी, तो इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से उपर्युक्त मतलब सभी होंगे, ठीक है ना, उपर्युक्त सभी होंगे, ठीक। चलिए अगला देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है ना, बार बार आप लोगों को हमने बताया है, पढ़ाया है, समझाने की कोशिश किया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय आय का उत्पादन, जी नहीं, साधन लागत पर, हमने बताया था फैक्टर कास्ट पर होता है, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, निवल का मतलब शुद्ध दिया है, तो इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पे, फैक्टर कास्ट पे, तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखें, हमने अभी आपको बता के गए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन होता है, निजी क्षेत्र होता है और सरकारी क्षेत्र मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों होते हैं। तो इसमें अगर हम सीधी सी बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृषि उद्योग दोनों समान हो, एक बातें नहीं है। जहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और क्या होगा, निजी क्षेत्र, ये दोनों विद्यमान होंगे,
उसी को ही क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाकी सब क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई क्वेश्चनों को देखा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। 50वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 50वां क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य नेपाल। अब यहाँ पे भी पूछ लिया है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से, ठीक है ना, राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल की सीमा पर लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं, कौन बताएगा भाई। नेपाल की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं। चलिए सबसे पहले तो हम देखें नेपाल पे कौन है, उत्तराखंड, ठीक है ना। फिर कौन है, हाँ, उत्तर प्रदेश है। फिर कौन है, बिहार है। फिर कौन है, सिक्किम है। फिर कौन है, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5, 5 राज्य इसकी सीमा बनाते हैं। इनमें से दो कोई इसमें ऑप्शन में होगा, देख लीजिए, सिक्किम और बिहार, है ना। सिक्किम और बिहार इसमें भी है, सिक्किम और बिहार, ये वाला ऑप्शन सही होगा। असम इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो असम वाला तो कोई नहीं होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा इसमें नहीं होगा, तो ये वाला आपका आंसर सही है। इस तरीके से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए है।